नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 10th साइंस में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, और आज की क्लास में है ना, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, इसको मैं कल लिखाऊंगा आपको, तो आज की क्लास में हम सिर्फ समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और उसके समीकरण को लिखने के बारे में जानेंगे। अच्छा, इसके अभी रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसके बारे में अगर जाने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जानना है। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैसे कि हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे को अगर नमी की उपस्थिति में बाहर छोड़ देते तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। तो वैसे ही अगर हम अब परिवर्तन की बात करें, तो जैसे कि अगर हम मान लो पानी है, पानी में अगर हम शक्कर को डाल दे, तो उसको मिला दे, तो वहां पर क्या हो गया, जो शक्कर है वो ठोस अवस्था में था, जो वहां पर जाके वो उसमें मिल जाने के बाद क्या हो गया, दोनों मतलब द्रव अवस्था में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। तो परिवर्तन, जैसे कि अब भौतिक परिवर्तन की बात करें, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में एक तो किसी भी पदार्थ का या तो रंग परिवर्तित हो जाता है, जैसे कोई लाल कलर का है, नीला कलर का हो गया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। अगर सिर्फ रंग परिवर्तन होता है, या सिर्फ गंध परिवर्तन होता है, या सिर्फ आकार में परिवर्तन होता है, बाकी पदार्थ वही रहता है, आकार में परिवर्तन, जैसे कि पत्थर को हमने तोड़ दिया तो दो भागों में हो गया, दोनों का आकार अलग अलग हो गया, तो इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये सारे परिवर्तन कौन से होंगे, भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में वो उस पदार्थ का जो पहले वाला गुण है ना, वो समाप्त हो जाता है, अब नया गुण मतलब नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का पुराना वाला जो गुण है वो समाप्त हो जाता है और समाप्त होकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन है ना, हर जगह पर देखने को मिलता है हमें। अब रासायनिक परिवर्तन हर जगह कैसे, जैसे कि हमारे शरीर में ले लो। अब शरीर में क्या होता है, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ऊर्जा बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो यहां पर एक प्रकार से ये अभिक्रिया हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो हमारे शरीर में इसके अलावा अगर हम बात करें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होकर ग्लूकोज में परिवर्तित होना, तो ये सारी चीजें क्या है, किसका है, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। और रासायनिक परिवर्तन, जिस भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है, अब उसको अगर हम व्यक्त करें, है ना, मतलब वो रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें कुछ क्रियाकारक आपस में भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम को अगर वायु की उपस्थिति में दहन किया जाए, मतलब मैग्नीशियम धातु होता है, हमने पढ़ा था 12वें नंबर पे आता है ये मैग्नीशियम। अब 12वें नंबर पे सोडियम के बाद आता है और मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है। अब मैग्नीशियम को अगर हम क्या करें, बर्नर में ले जाके जलाएं इसको, तो क्या होगा, मैग्नीशियम को अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब राख प्राप्त होता है एक प्रकार से।
अब इसका जो राख होता है ना, उस राख को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर अब देखो, और जो राख प्राप्त हुआ, तो राख को वापस हम मैग्नीशियम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसका मतलब इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? जिस भी क्रिया कारक या फिर कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाता है, या फिर किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उस रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसका पता हम कैसे लगाएं? इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं कि या तो वो स्वाद में परिवर्तित हो सकता है, वो तो भौतिक परिवर्तन भी दिखाई देगा इसमें, है ना। मतलब उसका क्या होगा, जो पुराना अस्तित्व था वो पूरा खो जाएगा। मतलब उसका जो अस्तित्व, जो पुराना गुण था, वो सब खत्म होके नए गुण प्रदर्शित करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जब जंग लग जाता है, अब उस जंग को हम नई अवस्था में, मतलब पुनः लोहे की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है? इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब यहां पर जो अभिक्रिया, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? ऊर्जा बना रहा है, और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब इसको हम समीकरण के द्वारा, मतलब इसको प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्थित करेंगे। इस प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम को अगर हम जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर क्या हुआ, इसको हमने प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्थित किया। ये प्रतीकात्मक रूप से मैग्नीशियम लिखा। अच्छा, ये दो क्यों लिखा, इसके बारे में भी हम जानेंगे पूरा ना। तो यहां पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, फिर ये तीर का निशान लगाया। तो ये सारे प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण में हमें 3 चीजें जानना होता है। क्या क्या? एक तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? क्रियाकारक बोलते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। और जो नया बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। और इस तीर के निशान को, ये जो तीर का जो निशान होता है, ये हमेशा क्रियाकारक से उत्पाद की ओर रहेगा। ठीक है, क्रियाकारक से उत्पाद की दिशा में तीर के निशान को हमें बनाना होगा। तो ये हो गया, इसमें 3 चीजें हो गया, एक तो क्रियाकारक, एक उत्पाद, और इसमें तीर का निशान। ये तीनों चीजें हमें प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। इसको हम क्रियाकारक कहेंगे, इसको हम उत्पाद कहेंगे। अब इसके बाद ये आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इधर एक मैग्नीशियम है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ऑक्सीजन मैंने आपको 5वें चैप्टर में बताया था कि ऑक्सीजन को अगर हम जलाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो गैस होता है, और इसको हमेशा O2 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, गैस को हमेशा O2 के रूप में, 2 के रूप में, मतलब द्विपरमाणविक रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे क्लोरीन का Cl2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है ना। अब यहाँ पर O2 लिखा हमने, अब इसके साथ क्रिया करके ये MgO ही क्यों बनाता है? मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम +2 बनाता है और ऑक्सीजन -2 बनाता है। -2 बनाता है, मतलब इसका भी 2 और इसका भी 2, ये 2 से 2 कट गया एक बार। अब ये एक इसके नीचे और ये एक इसके नीचे, इसलिए Mg एक लिखने की जरूरत नहीं है और O के नीचे भी एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको MgO ही लिखा है। इसलिए आपका 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि फिफ्थ चैप्टर अच्छे से हो जाए तो आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन सारे चैप्टर को भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की क्रिया करके MgO बनाता है। अब देखो यहां पर क्या है, एक ही मैग्नीशियम काम आ रहा है। अब मैग्नीशियम का अणु, अब जैसे कि मान लो आप पानी ले लेते हो, एक लीटर पानी और 1 किलो चीनी ले लिया। अब उसको अगर मिलाए तो कितना होगा, मतलब उसका दोनों के वजन के बराबर होगा, उसका पूरे का वजन। अब यहां पर एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर एक मैग्नीशियम और एक ही ऑक्सीजन है। अब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान अलग अलग हो गया। अब किसी भी 2 चीज को अगर मिलाए तो उसका द्रव्यमान तो समान रहेगा ना, तो द्रव्यमान समान रहेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यहां से आवश्यक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे। मतलब यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक विधि होता है जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, मेथड। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ समझ लेते हैं कि इसके आगे 2 लगाना होता है, तो 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके आगे अगर 2 लगा दें, अब ये जो 2 आगे वाला होता है ना, ये दोनों पर रहता है। ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है। तो दोनों पर हो गया, तो यहाँ पर ये भी 2, ये भी 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जैसे कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, मतलब जितने को मिलाएंगे उतना ही बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। आया समझ में। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हम हिट एंड ट्रायल मेथड हम पढ़ेंगे उसको डिटेल से। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में समझना, ये पूरा आपका जो चैप्टर है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित ही है। मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही मिलेगा। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब इसको सारे को एक साथ समझेंगे हम, फिर इसको लिखेंगे, है ना, कल लिखेंगे इसको। आज तो इसको हम सारे को एक साथ समझेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना, सबसे पहला प्रकार होता है, देखो एकदम ट्रिक वाइज इसको याद रखेंगे हम सभी, एक ट्रिक वाइज याद रखेंगे तो इसको समझ लेना अच्छे से। पहला वाला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। टोटल 10 अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। और सभी अभिक्रियाओं को आपको याद रखना है और साथ में एक एक उदाहरण भी याद रखना है सभी का। एग्जाम में इनमें से कोई सा भी अभिक्रिया पूछ सकता है और कंफर्म पूछेगा इनमें से, है ना। एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन के बाद एक हम पढ़ेंगे उपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद अगला जो 7वें नंबर का हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। 8वें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, 8वें नंबर पे अवक्षेपण, अवक्षेपण
अभिक्रिया। 9वें नंबर पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और 10वें नंबर पे हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये 10 अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब समझना, ये आपके पूरा चैप्टर यही खत्म है। बस क्या पढ़ेंगे हम? एक तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। 3 टॉपिक तो ये हो गया, और ये 10 टॉपिक, बस आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद 2 टॉपिक और है। एक तो हम संक्षारण पढ़ेंगे, संक्षारण, और एक पढ़ेंगे हम विकृत गंधिता। ठीक है, ये 2 टॉपिक और पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। अब समझते हैं, देखो ये अभिक्रिया को ना याद करना, इनको एक साथ समझेंगे हम। अब जैसे कि सबसे पहले आया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? अब संयोजन नाम से पता लगता है, देखो एक तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय क्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं दूसरी तरफ। तीर के सामने और उत्पाद और तीर के पीछे की ओर क्रियाकारक। जो भाग लेता है उसको क्रियाकारक। जैसे कि हम पानी और शक्कर को मिला रहे हैं तो ये भाग ले रहे हैं ना ये दोनों, तो ये तो क्रियाकारक हो गया। और जो नया बन रहा है, मतलब उसका जो विलयन बन रहा है, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब समझना इसको। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन में संयोग होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलेगा। नाम से पता चलता है संयोजन का मतलब मिलेगा, वियोजन का मतलब टूटेगा, वियोजन टूटेगा। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब हटाना, विस्थापित कर देना, मतलब एक दूसरे के में से उसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा, तो हटाना, इसको विस्थापन। द्विविस्थापन, अब द्विविस्थापन का मतलब दोनों क्रियाकारक आपस में लेन देन करेगा, ये इसको देगा वो उससे लेगा, तो आपस में लेन देन करेगा, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। संयोजन का मतलब जुड़ेगा, संयोग होगा। वियोजन का मतलब टूटेगा, वियोजन को हम अपघटन भी कहते हैं, टूटेगा। विस्थापन का मतलब क्या होगा? विस्थापित कर देगा, एक दूसरे को विस्थापित करेगा। द्विविस्थापन का मतलब आपस में लेन देन होगा आयनों का। अपचयन, अब अपचयन क्या होता है? देखो अपचयन को हम बहुत सारे परिभाषाओं से परिभाषित करते हैं, लेकिन आपके 10th के सिलेबस के अनुसार हम सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तो हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, तो उसको हम अपचयन कहते हैं। और उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? इसका उल्टा, हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब आता है रेडॉक्स। अब रेडॉक्स में ये आपका 5वें नंबर और 6ठा नंबर दोनों हो जाए, मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होता है, उसको रेडॉक्स कहते हैं। कितना सीधा है कि संयोजन का मतलब जुड़ेगा, वियोजन का मतलब टूटेगा, विस्थापन का मतलब एक दूसरे को हटाएगा, मतलब एक दूसरे वाले को हटाएगा। द्विविस्थापन, इनको रटना नहीं है, बस समझना है ऐसे, है ना। द्विविस्थापन का मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन निकलेगा ना, इसको तो एक चीज याद रखना, बस इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, और दूसरा उसका उल्टा होता है। ठीक है, रेडॉक्स अभी और उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया, अब अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब अवक्षेप क्या होता है पता है? जैसे कि अगर हम क्या करें, पानी है, अब एकदम साफ पानी है, अब पानी में अगर हम धूल के कण को अगर छोड़ दे, धूल, तो क्या हो जाता है? पानी ऐसे एक धुआं सा होके, उसका जो धूल के कण है ना, धुआं मतलब गंदा हो जाता है, और गंदा होके वो धूल के कण नीचे जाके जमने लग जाता है,
अगर उसको थोड़ी देर बाद छोड़ देना, थोड़ी देर तक, वो नीचे जम जाता है। अब नीचे जम जाता है तो कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जो क्रिया करके ना आपस में, उसमें क्या होता है, नीचे अवक्षेप जम जाता है। अवक्षेप मतलब कचरा मान लो, एक तरह से नीचे जम जाता है पेंदे में, ठीक है, विलयन के पेंदे में जाम हो जाता है, जम जाता है। जैसे अगर धूल के कण को अगर मिला के छोड़ दे तो नीचे जम जाता है, तो वैसे ही मान लो यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर नीचे जम जाए, है ना, अब उसको हम बोलते हैं अवक्षेप, और उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी, शोषी देखो, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब ऊष्मा से संबंधित है। अब ऊष्मा लेगा या देगा, मतलब शोषी का मतलब शोषण, ऐसे याद रखना, शोषण मतलब लेगा, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान करता है उसको हम ऊष्मा शोषी क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा निकलता है, मतलब जैसे पात्र गर्म हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब चूना जो घर पे पुताई करते हैं, चूना होता है, अब चूने की डला को जैसे बाल्टी में, मतलब लोहे के बर्तन में हम डाल देते हैं, जैसे टिन में डालते हैं अधिकतर, तो टिन में डालते क्या होता है, इतना तेजी से अभिक्रिया होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभिक्रिया इतनी तेजी से होता है और तेजी से होकर वो टिन वगैरह गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब अपने आप गर्म हो गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब इसमें ऊष्मा निकला है, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से समझे। एग्जाम्पल, संयोजन में क्या होगा, योग होगा, संयोजन अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कार्बन, कोयला कह सकते हैं, कोयला का दहन, कोयला को अगर जलाए हम तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है कोयले को जलाते हैं तो इसको हम देखो, दोनों का जोड़ हो रहा है, संयोग, तो इसको संयोजन अभिक्रिया, मतलब दो या इसका परिभाषा क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में संयोग होकर एकल उत्पाद बनाता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब जब एक ही क्रियाकारक दो या दो से अधिक, एक ही क्रियाकारक अगर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या ले लें अपन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसको हम चूना पत्थर कहते हैं। अब चूना पत्थर को अगर हम क्या करें, गरम करें, तो गरम करते हैं तो क्या होता है, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। अगर इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर को अगर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो ये एकल उत्पाद टूट गया दो भागों में। अच्छा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा लग रहा है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी में भी लिख सकते हैं, ऊष्मा शोषी में, ऊष्मा गर्म कर रहे हैं ना, तो ऊष्मा दे रहे हैं इसको, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, ऊष्मा शोषी में भी लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसको हम ऊष्मा शोषी में लिख सकते हैं। देखो, ये एक ही अभिक्रिया दोनों में काम आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्यों होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में, आपकी जो 5th चैप्टर में मैंने आपको सारी चीजें बताया कि आयन से -2 होता है, बेसिक में बता रखा है आपको, जिसने नहीं लिया वो प्ले स्टोर में जाके आपका 10th बेसिक वाले फोल्डर को, मतलब उस वाले क्लास को आप ले लेना, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसे क्यों लिखते हैं, है ना, क्योंकि इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, 2 से 2 कट गया तो ये इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, यहाँ पर इसका +2 इसका -2 होता है, 2 से 2 कट गया तो इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1 आएगा, है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया वियोजन अभिक्रिया, और इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा का ग्रहण करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और उसमें उदाहरण ये हो जाएगा। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या करेगा, एक क्रियाकारक में से दूसरा वाला क्रियाकारक उसको हटाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ये कॉपर होता है Cu और ये सल्फेट SO4 होता है ना।
अब कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा ले जाएं, फेरिक मतलब लोहा, अब लोहे की कील को अगर ले जाते हैं ना, तो क्या करता है, ये लोहा का कील इस कॉपर को थप्पड़ मारता है कि हट, इसको हटा के खुद जाके जुड़ जाता है। कैसे? FeSO4 और कॉपर। अच्छा, इसमें एक खास बात है, इस अभिक्रिया में आप थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, पावरफुल। अब पावरफुल होगा तभी तो उसको हटा पाएगा, अब पावरफुल होगा तभी उसको हटा पाएगा। अगर कम पावर वाला होता तो इसको नहीं हटा पाता। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि कौन सा पावरफुल है। तो वो सारी चीजें एक सारणी पढ़ेंगे हम, जिसको हम सक्रियता सारणी कहते हैं। उस सक्रियता सारणी के आधार पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लोहा इसको क्यों हटा पाएगा, या फिर कॉपर हटा पाएगा क्या नहीं हटा पाएगा। तो उस सारणी के आधार पर हम जानेंगे। आया समझ में? मतलब ये शक्तिशाली होना चाहिए और ये कम पावरफुल होना चाहिए इससे। ठीक है, ये तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे कि NaOH है और HCl, इसकी अगर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है, H2O बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है। मतलब ये, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब इसको हम क्षारक भी कहते हैं। क्षारक क्या होता है, अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये क्षारक NaOH और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपस में क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। H2O जल होता है और NaCl लवण होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये NaCl के साथ जुड़ गया और ये OH H के साथ जुड़ गया, H और H H2 हो गया, H2O हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, आयनों का, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। है समझ में? अब इसमें एक सबसे शानदार उदाहरण आता है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, डायरेक्ट इसी को याद रखना है कि अगर वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल का अगर हाइड्रोजन के साथ, देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसमें, वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, वनस्पति घी बनाता है। वनस्पति घी बनाता है, वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वनस्पति घी बनाता है। ठीक है, वनस्पति घी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वनस्पति घी बनाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। या फिर अगर ऑक्सीजन निकलता तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन अभिक्रिया का मतलब उपचयन जिसमें हाइड्रोजन निष्कासित होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है। अब ऑक्सीजन जुड़ता है, ये सबसे अच्छा उदाहरण देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, तो कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ दो कार्बन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, उपचयन अभिक्रिया का। उपचयन या फिर इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब अगर दोनों होता है, दोनों हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब दोनों अभिक्रिया किसमें हो सकता है, जैसे कि हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण अगर ले, जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर हम जल के साथ क्रिया कर दें, जिंक ऑक्साइड को हम Cu2O, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। क्यूप्रस ऑक्साइड को अगर H2 के साथ क्रिया करें तो क्या बन जाता है, कॉपर प्लस H2O बन जाता है, दो कॉपर। मतलब ये एक प्रकार से ये वाला जो अभिक्रिया है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को हम तीसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। मतलब अब इसमें क्या होता है, देखो यहां से अगर इसमें जाए तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और अगर इसमें से इसमें जाए तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन देखो यहां पर था, यहां पर नहीं है, तो अपचयन। और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा, तो इसको हम मान लेते हैं उदाहरण। ठीक है, मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया।
ऐसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसका परिभाषा ही आ जाता है, ज्यादातर इसकी अभिक्रिया नहीं पूछा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि डिटेल में तो आपका ये 7 अभिक्रिया है। ठीक है, और ऊष्माशोषी में क्या होगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे कि ऊष्मा ग्रहण करके, सॉरी ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा निकलता है। अब ऊष्मा निकलने वाला सबसे अच्छा अभिक्रिया पता है किसका होता है, श्वसन का अभिक्रिया होता है। श्वसन में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, लेते हैं तो उसमें क्या लिया हमने, उसमें हमने ऑक्सीजन को लिया। अब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके, मतलब इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऊर्जा बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, जो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, तो ये एनर्जी बना रहा है। इस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे कि इसमें ऊष्मा निकल रहा है, और ऊष्मा निकल रहा है तो इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आपका ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म। इसके बाद अगर संक्षारण की बात करें तो संक्षारण क्या होता है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और उसके बाद विकृत गंधिता के बारे में बात करेंगे तो विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता जैसे कि खाने की वस्तु होता है, तो खाने की वस्तु जब खाने मतलब जैसे खाना होता है, अपना भोजन जो होता है, भोजन को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें उसका गंध परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका ये फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है। कितना छोटा चैप्टर है, बस इसे देखने से पता चलता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बच्चों कोई सा भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो इसमें, आपको इसको समझने में, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो सारी चीजें, है ना, कमेंट किया करो। ठीक है, धन्यवाद।